दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स। तो आइए सुनते हैं इसका अगला चैप्टर, यानी अगला पड़ाव, जाल बिछाना। सर हेनरी शर्लक होम्स को देखकर उतने चकित नहीं हैं जितने कि खुश। पिछले कुछ दिनों उन्हें उम्मीद हो रही थी कि अभी की घटनाएं उनको लंदन से यहां ले आएंगी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे मित्र के पास ना तो कोई सामान था और ना सामान के ना होने का कोई कारण, तो उनकी भौहें भी ऊपर उठी। हम दोनों ने मिलकर उनकी सारी जिज्ञासाएं पूरी कर दी। देर से लिए गए सफर पर हम लोगों ने जमींदार को सिर्फ उतनी ही जानकारी दी जितनी हमने ठीक समझी, लेकिन इसके पहले मुझे बारीमोर और उसकी पत्नी को सेल्डन की मौत की दुखद खबर सुनाने का कर्तव्य निभाना पड़ा। उनके लिए एक राहतपूर्ण पर बुरी खबर थी। उनकी पत्नी बुरी तरह रोई। पूरी दुनिया के लिए वो एक दंगाई था, आधा जानवर आधा शैतान, लेकिन उसके लिए वो एक छोकरा ही था जो उसका हाथ पकड़कर चलता था। किसी के मरने पर उसके लिए आंसू बहाने वाली अगर एक औरत भी नहीं तो वो यकीनन पापी है। जमींदार बोले, जब से मॉर्निंग में वॉटसन गए हैं मैं घर में मुंह फुलाकर बैठा हूं। मैं सोच रहा हूं कि मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। मैंने अपना वचन निभाया। अगर मैंने बाहर अकेले न जाने की कसम न खाई होती तो मेरी शाम बहुत रंगीन होती। स्टेपलेटन से वहां आने का संदेश जो आया था, होम्स ने रूखेपन से कहा, मुझे कोई शक नहीं कि आपकी शाम वहां रंगीन होती। वैसे मैं यही सोचता हूं कि आप सराहना करेंगे कि अगर आपकी गर्दन टूट गई होती तो हम अफसोस मना रहे होते। सर हेनरी ने आंखें खोलते हुए पूछा, ये कैसे होता? वो बेचारा आपकी ड्रेस के कपड़े पहने हुए था। मुझे डर है कि आपका वो नौकर जिसने वो कपड़े उसे दिए थे पुलिस के चंगुल में ना फंस जाए। जहां तक मुझे पता है कि ऐसा शायद ही हो। उनमें से किसी पर कोई निशान नहीं है। इस मामले में आप कानून के विरुद्ध हैं। उसके लिए यह सौभाग्य की बात है, वास्तव में आप सबके लिए भी। और ठीक तौर से नहीं कह सकता कि एक जागरूक गुप्तचर की तरह मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं पूरे खानदान को हिरासत में ले लूं। वॉटसन की रिपोर्ट बिल्कुल अभियोग लगाने वाले दस्तावेज हैं। लेकिन केस के बारे में क्या है? जमींदार ने पूछा। क्या आपने उलझन की गुत्थी से कुछ पाया है? मैं नहीं समझता कि जब से हम यहां आए हैं मैं या वाटसन कुछ ज्यादा समझदार हो गए हैं। मैं सोचता हूं कि जल्द ही सारी परिस्थिति को साफ कर दूंगा, लेकिन ये एक बहुत जटिल और मुश्किल मामला है। बहुत से पहलू अभी ऐसे हैं जहां अभी रोशनी डालने की जरूरत है और मैं वही करने जा रहा हूं। जैसा कि वॉटसन ने बताया होगा, हमारा एक अनुभव हुआ है। हमने दलदल पर खूंखार जानवर की आवाज सुनी थी। मैं सौगंध के साथ कह सकता हूं कि यह सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं है। जब मैं बाहर पश्चिम में था तब मैंने कुत्तों के बारे में कुछ अनुसंधान किया था। मैं आवाज से उसे पहचान लेता हूं। अगर आप उसका मुंह बांधकर उसको जंजीर से बांध सकते हैं तो मैं सौगंध खाने के लिए तैयार हूं कि आप समय के सबसे बड़े जासूस हैं। अगर आप मेरी सहायता करें तो मैं उसका मुंह बांध दूंगा और जंजीर भी डालूंगा। आप हमसे जो भी कहेंगे मैं करूंगा। बहुत अच्छा। मैं चाहूंगा कि आप इसे आंखें बंद करके करेंगे और मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। आप जैसा ठीक समझे। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारी छोटी समस्या का जल्दी हल मिल जाएगा। इसमें मुझे जरा भी शक नहीं है। वो बोलते बोलते रुक गए। मेरे सिर के ऊपर हवा में देखने लगे। उनके चेहरे पर रोशनी पड़ रही थी। वो इतने लीन और शांत थे मानो जागरूकता और उम्मीद की पुरानी साकार मूर्ति हो। ये क्या है? हम दोनों चिल्लाए। जब वो नीचे देख रहे थे तो हमको लगा कि वो मन में उठते भाव को दबा रहे हैं। उनकी बाहर की आकृति शांत थी, उनकी आंखें उल्लास से चमक रही थी। एक बार की नजर को माफ करें। सामने की दीवार पर लगे हुए पोर्ट्रेट की कतार की एक तरफ अपना हाथ रखते हुए बोले, वॉटसन नहीं मानेंगे कि मैं चित्रकला के बारे में कुछ जानता हूं, लेकिन ये उनकी ईर्ष्या के कारण है। हमारी उस बारे में राय अलग है। देखो, ये बहुत अच्छे पोर्ट्रेट की कतारें हैं। मेरे दोस्त कुछ हैरान हुए। सर हेनरी बोले, मैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता। मैं शायद एक घोड़े या बधिया बैल की पहचान एक पोर्ट्रेट से ज़्यादा अच्छी तरह कर सकता हूँ।
मुझे पता नहीं था कि आप इन सब चीज़ों के लिए भी समय निकाल सकते हैं। जब मैं देखता हूँ तो पता कर लेता हूँ कि क्या अच्छा है। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि सामने नीली ड्रेस में जो युवती है वो नेलेट है, और तंदुरुस्त आदमी जो विग में है वो रेनोल्ड होना चाहिए। ये सब परिवार के ही चित्र हैं, जैसा कि मैं अनुमान करता हूँ। हर एक। क्या आपको नाम पता है? बारीमोर मुझे इनके बारे में पढ़ाता रहा था और शायद वो सब ठीक तरह से कह सकता हूँ। टेलीस्कोप पकड़े हुए ये सज्जन कौन है? ये रियल एडमायरल बास्करविल है। उन्होंने वेस्ट इंडीज में रॉडनी के नीचे काम किया था। वो व्यक्ति जिसके हाथ में कागज का रोल है, जो नीला कोट पहने हैं, वो सर विलियम बास्करविल्स हैं। वो पिट के नीचे हाउस ऑफ कॉमन की कमेटी के चेयरमैन थे। और मेरे सामने जो काली मखमल और फीते में घुड़सवार कौन है? आपको उसके बारे में जानने का अधिकार है। वही सब मुसीबत की जड़ है। ये विक्टर ह्यूगो है, जिसने बास्करविल्स के खूंखार जीव की कहानी शुरू की थी। हम उसको भुला नहीं पाएंगे। मैंने कुछ हैरानी और दिलचस्पी से उस तस्वीर की ओर एकटक देखा। होम्स बोले, ओह, ये शांत विनम्र आचरण वाला लगता है, लेकिन मैं जोर देकर कह सकता हूं कि उसकी आंखों में शैतान छिपा है। मैंने उसकी कल्पना अधिक सुदृढ़ और असभ्य आदमी की तरह की थी। इस कैनवास के पीछे नाम और वर्ष 1647 अंकित है। उसके प्रमाण के बारे में कोई सवाल नहीं उठता। इसके बाद में होम्स कुछ बोले। पुराने पापी की तस्वीर उनके लिए आकर्षण बन गई थी। दोपहर के भोजन तक उनकी आंखें उसी पर गड़ी रहीं, जब तक सर हेनरी अपने कमरे में चले गए। उसके बाद से ही होम्स के विचारों की रुझान समझ पाया। वो हाथ में मोमबत्ती लेकर मुझे बैंक्वेट हॉल में लेकर आए। समय ने तस्वीर पर दाग डाल दिए थे। दीवार पर टंगी इस तस्वीर के सामने उन्होंने इस मोमबत्ती को पकड़ा। क्या आपको वहां कुछ दिखाई देता है? मैंने चौड़े पंख से बने हेड को देखा, घुंघराली अलकों को, सफेद फीते के कॉलर के बीच जड़े हुए सीधे सख्त चेहरे को। वो कोई बर्बर चेहरा नहीं था, लेकिन ये औपचारिक, सख्त, निर्भय, हठी, पतले होठों वाला मुंह, असहनशील सख्त आंखों वाला था। क्या ये वैसा ही है जिसे आप जानते हैं? इसके जबड़े में कुछ सर हेनरी जैसा है। शायद ये एक राय ही हो, लेकिन एक पल के लिए ठहरो। वो एक कुर्सी पर खड़े हो गए। मोमबत्ती को हाथ में पकड़े हुए उन्होंने दाएं हाथ को चौड़े हेड के ऊपर और लंबे गोल छल्लों के चारों ओर फेरा और हैरानी से चिल्लाया, भगवान भला करे। तस्वीर में से स्टेपलेटन का चेहरा उभर आया। हाँ, अब तुमको दिखाई दिया। मेरी आंखें चेहरा पहचानने के लिए ट्रेंड हैं, उसको निहारने के लिए नहीं। एक जांचकर्ता का पहला गुण है कि वो बाहरी वेश के पार देख सके। यही तो अद्भुत है। ये उसकी तस्वीर हो सकती है। जी हाँ, ये पुनरावर्तन के अनुरूप का एक अच्छा उदाहरण है, जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों हो सकता है। पारिवारिक रूप चित्र के अध्ययन से ही आदमी के पूर्व जन्म का अनुमान किया जा सकता है। वो आदमी एक बास्करविल्स ही है, ये साफ है। उत्तराधिकार की योजनाओं के साथ? उत्तराधिकार की योजनाओं के साथ, सही में। इस तस्वीर ने हमें साफ रूप से सबसे ज्यादा पर्याप्त कड़ी दे दी। वो हमारे हाथ में है, वॉटसन, हमारे हाथ में। मैं साहसपूर्वक कह सकता हूँ कि कल रात से पहले ही वो हमारे जाल में अपनी एक तितली की भांति फड़फड़ा रहा होगा। एक पेन, एक कॉर्क और एक कार्ड के साथ हम उसे अपने बेकर स्ट्रीट के संग्रहालय में जमा कर लेंगे। जैसे ही वो उस तस्वीर से दूर हटे, वो ठहाका लगाकर जोर से हंसे। मैंने इनको बहुत कम हंसते हुए देखा है, लेकिन ऐसी हंसी किसी के बुरे दिन आने की भविष्यवाणी करती है। मैं सुबह जल्दी उठ गया, लेकिन मैंने देखा कि होम्स मुझसे भी जल्दी उठ चुके हैं और वो तैयार होकर ड्राइव पर आ रहे हैं। वो बोले, आज हमको दिन भर काम करना है। काम करने की खुशी से वो अपने हाथ मसल रहे थे। जाल बिछ चुका है और अब जाल को खींचना शुरू होगा। अब हमको दिन के अंत तक पता चल जाएगा कि हमारे पतले जबड़े वाली बड़ी पाइक मछली जाल में फंसती है या जाल से बाहर निकल जाती है। क्या आप दलदल पर पहले ही जा चुके हैं? मैंने ग्रिम्पिन पोस्ट ऑफिस से प्रिंसटाउन जेल के लिए अपनी रिपोर्ट पहले ही भेज दी है। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि आप में से किसी को भी इस मामले में परेशान नहीं किया जाएगा।
अगर मैं अपनी सुरक्षा के बारे में अपने विश्वास पात्र कार्टराउट को नहीं बताता तो वो बेचारा एक वफादार कुत्ते की तरह मेरी कुटिया के दरवाजे पर ऐसे पहरा देता जैसे कोई कुत्ता अपने मालिक की कब्र पर बैठा रहता है। आपकी अगली चाल क्या है? सर हेनरी से मुलाकात। ओह, वो आ रहे हैं। जमींदार बोले, गुड मॉर्निंग होम्स। आप एक जनरल की तरह लग रहे हैं जो अपने चीफ ऑफ स्टाफ के साथ एक युद्ध की तैयारी कर रहा हो। क्या सिचुएशन है? वॉटसन ऑर्डर की इंतजार में है। मैं भी तैयार हूं। बहुत अच्छा। जैसा कि मुझे पता लगा है, आज रात को आप हमारे मित्र स्टेपलेटन्स के यहाँ भोजन के लिए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी आएंगे। वो बहुत हाव भगत करने वाले लोग हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि वो आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। मुझे डर है कि मुझे और डॉक्टर वॉटसन को आज लंदन जाना पड़े। लंदन के लिए? हाँ, इस परिस्थिति में हम वहां ज्यादा उपयोगी साबित होंगे। जमींदार का मुंह लटक गया। मैं सोचता हूं कि आप इस मामले में मेरी नैया पार लगा के जाएंगे। जब कोई अकेला हो तो हॉल और दलदल उसके लिए अच्छी जगह नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें मेरे ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए और जैसा कि मैं कहूं ठीक वैसा ही करना चाहिए। आप अपने दोस्त को बतला दें कि हम आपके साथ आने से बहुत खुश होते, लेकिन बहुत ज़रूरी काम आने की वजह से हम नहीं आ पाए क्योंकि हमारा लंदन जाना बहुत ज़रूरी था। हम बहुत जल्द ही डेवोनशायर वापस लौट आएंगे। क्या आप ये समाचार उनको देना ज़रूर याद रखेंगे? अगर आप उस पर जोर देते हैं तो ज़रूर। मैं आपको दिलासा देता हूँ कि कोई और उपाय नहीं। हमारे जमींदार उन्हें अकेला छोड़ने की वजह से बहुत दुखी थे और उनकी भौहें ऊपर चढ़ रही थीं। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, आप कब जाना चाहेंगे? ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद ही। हम पहले कुम्बे ट्रेसी गाड़ी में जाएंगे, लेकिन वॉटसन तुम्हारे पास अपना सामान छोड़कर जाएंगे, जिससे ये पक्का हो जाएगा कि वो आपके पास ज़रूर वापस आएंगे। वॉटसन, आप एक नोट स्टेपलेटन को भेज दें कि आपको बड़े खेदपूर्वक कहना पड़ रहा है कि आप नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा होता कि मैं भी आपके साथ चलता। जमींदार बोले, मैं यहाँ अकेला क्यों रहूं? क्योंकि यहाँ आपको ड्यूटी पर तैनात किया जा रहा है। आप वचनबद्ध हैं कि आप वही करेंगे जो आपसे कहा जाएगा और मैं आपको यहाँ रुकने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ रुकूंगा। एक और निर्देश है आपके लिए। आप मैरीपिट हाउस गाड़ी से जाएं। अपनी गाड़ी वापस भेज दें और उन लोगों को बता दें कि आप वापस घर पैदल आने के इच्छुक हैं। दलदल पर होकर घर वापस आना? हाँ, लेकिन ये तो वही है जिसके लिए आप कई बार मुझे मना कर चुके हैं। इस बार आप इसे सावधानी पूर्वक करें। अगर मुझे आपके साहस पर विश्वास नहीं होता तो मैं ये आपको करने के लिए कभी न कहता। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा करें। तो फिर मैं करूँगा। क्योंकि आपको अपनी जान प्यारी है, इसलिए आप दलदल पर मैरीपिट हाउस से ग्रिम्पिन रोड तक बिना इधर उधर जाए सीधे उस रास्ते से आएं जो आपको अपने घर पहुंचाता है। मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहते हैं। बहुत अच्छा। ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद जितनी जल्दी हो सके जाना चाहूँगा, जिससे कि मैं लंदन दोपहर बाद तक पहुंच सकूं। मुझे इस प्रोग्राम पर थोड़ा अचंभा हो रहा था। हालांकि होम्स ने स्टेपलेटन को बोला था कि दूसरे दिन उनकी मुलाकात खत्म हो जाएगी, लेकिन तब तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी कि मुझे भी उनके साथ जाना होगा। ये बात भी नहीं समझ में आई कि हम दोनों ऐसे नाजुक वक्त में, जैसा कि उन्होंने खुद बतलाया था, कैसे यहां से गायब हो सकते हैं। लेकिन आज्ञा का पालन करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमने अपने उदास मित्र को गुड बाय बोला और कुछ घंटे के अंतराल में हम कुम्बे ट्रेसी के स्टेशन पर थे। अपनी इक्का गाड़ी को वापस भेज दिया। एक छोटा छोकरा स्टेशन पर हमारा इंतजार कर रहा था। सर, कोई आदेश? तुम ये ट्रेन पकड़कर लंदन जाओ कॉर्टराइट। जैसे ही तुम वहां पहुंचो, मेरे नाम से एक तार सर हेनरी बास्करविल को भेजोगे, ये बताते हुए कि अगर उन्हें मेरी पॉकेट बुक जो उनके घर पर गिर गई है मिले तो मुझे मेरे बेकर स्ट्रीट के ऑफिस पर पोस्ट कर दें। अच्छा सर। स्टेशन ऑफिस में पता करना कि मेरे लिए कोई समाचार तो नहीं है। छोकरा एक टेलीग्राम लेकर आया जिसे होम्स ने मुझे पकड़ा दिया। उसमें लिखा था, तार मिला, बिना साइन किया हुआ वारंट साथ में लेकर आ रहा हूं, 5:40 पर पहुंचूंगा। लेस्ट्रेड। ये मेरे सुबह दिए तार का जवाब है।
वो इस व्यवसाय का सबसे ज्यादा अनुभवी व्यक्ति है। मैं सोचता हूँ कि हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। मैं सोचता हूँ वॉटसन कि इस वक्त हम मिसेस लॉरा लॉयंस से मिलने से ज्यादा अपने वक्त का उपयोग किसी और दूसरी चीज में नहीं कर सकते। अब उनके अभियान की योजना की कुछ भनक मिलने लगी थी। वो जमींदार का प्रयोग स्टेपलेटन को विश्वास दिलाने के लिए करेंगे कि हम लोग वास्तव में लंदन रवाना हो गए हैं, लेकिन हम लोग वास्तव में जरूरत के पल वहां मौजूद हो जाएंगे। अगर स्टेपलेटन के दिमाग में कुछ भी रहा सहा संदेह होगा तो सर हेनरी के उस टेलीग्राम से जो लंदन से भेजा जाएगा दूर हो जाएगा। अब मुझे उस पतले जबड़े वाली पाइक मछली के चारों ओर अपना जाल घिरता हुआ दिखाई देने लगा था। मिसेस लॉरा लेंस के साथ अपनी मुलाकात शर्लक होम्स ने बहुत ही स्पष्ट और सीधे तरीके से शुरू की, जिस पर उनको बड़ा अचंभा हुआ। वो बोले, मैं उन हालात की जांच पड़ताल कर रहा हूं जिनमें लेट सर चार्ल्स बास्कर बिल की मौत हुई। इस मामले में मेरे दोस्त डॉक्टर वॉटसन ने जो आपने उनको बताया और जो छुपा कर रखा है सब बतला दिया है। मैंने क्या छुपाया है? वो अपने बचाव में आते हुए बोली, आपने स्वीकार किया है कि आपने सर चार्ल्स को गेट पर 10 बजे मिलने को कहा था। हमको पता है कि ये वही वक्त है और ये वही जगह है जिस पर उनकी मौत हुई। आपका इन घटनाओं से क्या ताल्लुक है ये छुपाया है? कोई ताल्लुक नहीं। तो इन हालातों में ये इत्तेफाक बहुत खास बन पड़ता है, लेकिन हम लोग ज़रूर ही उस ताल्लुक को खोज कर रहेंगे। मिसेस लॉरा लेंस, मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बताए देता हूँ, हमारे हिसाब से ये सीधे सीधे कत्ल का केस बनता है और गवाही में सिर्फ आपके मित्र स्टेपलेटन ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी भी फंस सकती हैं। युवती कुर्सी से उछल पड़ी और चिल्लाई, उनकी पत्नी? ये फैक्ट अब छिपा नहीं है। वो आदमी जिसे उसकी बहन के रूप में दर्शाया गया है वास्तव में उनकी पत्नी ही है। मिसेस लेंस अपनी कुर्सी पर बैठी और कुर्सी के हत्थों को जकड़ के पकड़ लिया। उनके गुलाबी नाखून पकड़ के जोर से पीले पड़ गए थे। मैंने उन्हें देखा। उनकी पत्नी? वो फिर से बोली। वो शादीशुदा आदमी तो नहीं था? शर्लक होम्स ने कंधे उचकाए। आप मुझे सबूत दें, अगर आप मुझे सबूत दे पाए तो। उनकी आंखों की प्रचंडता ने वो कह दिया जो उनके शब्द नहीं कह पाए। मैं इसके लिए तैयार होकर आया हूं। अपनी जेब से कई कागज निकालते हुए होम्स बोले, 4 साल पहले यॉर्क में लिया गया कपल का एक फोटो देखिए। इसमें पुष्टि की गई है कि मिस्टर एंड मिसेस वेंडलर की, लेकिन अगर आपने उन्हें साक्षात रूप में देखा है तो आपको उन्हें पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये मिस्टर और मिसेस वेंडलर के 3 विश्वास पात्र साथियों के आलेख हैं जो उस समय सेंट ओलिवर प्राइवेट स्कूल चला रहे थे। इनको पढ़ें और देखें कि आपको इनकी सही पहचान करने में अभी भी कोई शक रह जाता है। उसने उन कागजात को देखा और फिर अपने सख्त चेहरे से हम लोगों पर एक निराशाजनक नजर डाली। वो बोली, मिस्टर होम्स, अगर मैं अपने पति से डाइवोर्स पा सकूं तो इस आदमी ने मुझे शादी करने का आश्वासन दिया था। उसने मुझसे झूठ बोला था। वो खलनायक है हर तरह से। उसने मुझसे कभी सच नहीं बोला। लेकिन क्यों? मैं कल्पना करती थी कि ये सब कुछ मेरे लिए है, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि मैं तो उसके हाथ की एक कठपुतली मात्र थी। मैं उसमें विश्वास क्यों रखूं जिसने मेरे साथ कोई विश्वास नहीं रखा? मैं उसको उसके दुष्कर्मों से क्यों बचाऊं? आप मुझसे कुछ भी पूछें, मैं अब कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। लेकिन मैं एक बात आपको और बतला देती हूं कि जो आदमी मेरे लिए इतना दयालु था, उसको लेटर लिखते वक्त सपने में भी मैंने उसको नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। मैडम, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, शर्लक होम्स बोले। इन घटनाओं के विवरण से आपको बहुत कष्ट हुआ होगा। अगर मैं आपको सारी घटनाओं की कहानी सुनाऊं तो आपके लिए शायद सहज हो जाए। अगर मैं कुछ विशेष गलती करूं तो आप मुझे जरूर टोक दें। स्टेपलेटन ने ही इस पत्र को भेजने के लिए सुझाया होगा। उसी ने इसका निर्देश दिया था। मैं सोचता हूं कि उसने इसका कारण यह बतलाया होगा कि आपको अपने डिवोर्स के लिए जो धन चाहिए वो मिल जाएगा। आपने सही कहा। जब आपने पत्र भेज दिया तो उसने आपको मुलाकात करने के लिए रोक लिया। उसने मुझसे कहा कि अगर कोई दूसरा आदमी ऐसे काम के लिए धन देगा तो ये उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा।
उसने कहा कि हालांकि वो एक गरीब आदमी है, फिर भी हमारे बीच आने वाले रोड़ों को हटाने के लिए अपने धन की आखिरी पैनी भी निछावर कर देगा। वो एक हठी व्यक्तित्व वाला आदमी दिखाई पड़ता है, और फिर बाद में आपने उससे कुछ नहीं सुना जब तक कि आपने अखबार में सर चार्ल्स की मौत के बारे में नहीं पढ़ा। नहीं, फिर बाद में आपको कसम खिला दी कि आप सर चार्ल्स के साथ अपने अपॉइंटमेंट के बारे में कुछ ना बताएं। उसने ऐसा ही किया था। उसने बताया कि मौत एक रहस्यमयी घटना है और अगर फैक्ट सामने आ गए तो संदेह तुम्हारे ऊपर ही जाएगा। उसने मुझे धमका दिया, मुझे चुप ही रहना होगा। ऐसा ही है, लेकिन आपको कुछ शक जरूर था। वो झिझकी और नीचे देखने लगी। वो बोली, मैं उसे जानती हूं, लेकिन अगर उसने मुझ में विश्वास दिखाया होता तो मैं भी सदा उसका साथ देती। शर्लॉक होम्स बोले, सब बातों की बात यह है कि तुम भाग्यशाली हो जो बच गई। वो तुम्हारे वश में था और उसे ये पता था, और फिर भी तुम जिंदा हो। तुम कई महीनों तक बहुत खतरनाक स्थिति में फंसी हुई चल रही थी। अब हम आपको विदा कहना चाहेंगे मिसेस लेंस। शायद बहुत जल्दी आपको हमारा मैसेज रिसीव होगा। जब हम लंदन से एक्सप्रेस ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे तब होम्स बोले, हमारा केस गोल चक्करों में फंसा है और हमारे सामने एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी दिखाई देती हैं। आधुनिक समय के एक अत्यंत सनसनीखेज अपराध के बारे में जल्द ही एक पूर्ण वर्णनात्मक कहानी रख पाऊंगा। अपराध के वैज्ञानिक अध्ययन, आपराधिक व्यवहार और कानून के विद्यार्थी, इसी तरह हुई आपराधिक घटनाएं जो लिटिल रसिया के ग्रैंडो में साल 1966 में हुई, उसमें कुछ समानताएं देख पाएंगे। लेकिन इस केस में कुछ अनूठी विशेषताएं देखने को मिलती हैं जो दूसरे केसों में नहीं। अभी भी हमारे पास इस चतुर आदमी के खिलाफ कोई साफ केस नहीं बनता, लेकिन आज रात गुजर जाने से पहले अगर ये केस साफ हो जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। लंदन एक्सप्रेस शोर मचाती हुई स्टेशन पर आई और प्रथम श्रेणी के डिब्बे से एक चतुर बुलडॉग की तरह दिखने वाला आदमी उछलकर बाहर निकला। हम तीनों ने हाथ मिलाए। जिस आदर भाव से लेस्ट्रेड ने मेरे मित्र की तरफ देखा, उससे मुझे अंदाजा हो गया कि उसने पिछली बार साथ काम करने के बाद अब काफी कुछ सीख लिया था। कुछ अच्छा है? उसने पूछा। होम्स बोले, पिछले सालों में जो कुछ हुआ है उनमें सबसे बड़ा काम शुरू करने में अब सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं। शायद इस वक्त का इस्तेमाल हम डिनर लेने में कर सकते हैं। उसके बाद में लेस्ट्रेड, हम लंदन की कोहरे भरी सांस को तुम्हारे गले से निकालकर उसकी जगह डार्टमूड की रात की शुद्ध हवा भर देंगे। क्या तुम कभी वहां गए हो? मैं नहीं सोचता कि तुम यहाँ की पहली यात्रा को भूल पाओगे। कहानी अभी जारी है। आप सुन रहे हैं द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स। आइए शुरू करते हैं इसका अगला पड़ाव। चैप्टर 14, बास्करविल्स का खूंखार जानवर। शर्लॉक होम्स में एक कमी जरूर थी, अगर हम उसे कमी कहें तो। वो थी उसकी अनिच्छा। जब तक योजना पूरी नहीं हो जाती तब तक वो किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी संपूर्ण योजना बतलाने के लिए तैयार नहीं होता था। कुछ हद तक इसमें कोई शक नहीं कि ये उनकी कुशल प्रकृति के कारण ही आई थी। उनको अपने साथ काम करने वालों पर शासन और उनको चकित करना पसंद था। कुछ हद तक ये उनकी व्यावसायिक प्रकृति के कारण था जो उनको प्रेरित करती थी कि कभी कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसका परिणाम उन लोगों के लिए जो उनके कर्ता और सहायक थे बड़ा तनावपूर्ण होता था। मुझे ये सब अक्सर सहना पड़ता था, पर इतना कभी नहीं जितना कि अंधेरे में उनके साथ इस लंबी ड्राइव करने में सहना पड़ रहा था। आखिर में अग्नि परीक्षा की घड़ी हमारे सामने थी। हम अंतिम प्रयत्न करने वाले थे, परंतु होम्स अभी कुछ नहीं बोले थे। मैं अंदाजा ही लगा रहा था कि हम क्या करेंगे। हमारी छठी इंद्रिय पूर्वानुमान से अंततः अब हम दलदल पर एक बार फिर पहुंच गए और मैं उत्तेजित हो उठा। घोड़ों का प्रत्येक लंबा डग और पहियों का प्रत्येक मोड़ हमको सबसे महत्वपूर्ण अभियान के पास ले जा रहा था। किराए की टमटम के चालक की मौजूदगी हमारी बातचीत में रुकावट बन रही थी। इसके लिए जब हमारे रोंगटे भावनाओं और अनुमानों से तनावपूर्ण हो जाते तो हम हल्की फुल्की बात करने के लिए मजबूर हो जाते थे। बनावटी प्रतिबंधों के बाद फ्रैंकलैंड हाउस को पार करने के बाद हम लोगों को पता लगा
कि अब हम हॉल पर जो मुठभेड़ का घटना स्थल था वहां पहुंचने वाले हैं तो मुझे बड़ी राहत मिली। हम लोग दरवाजे तक ड्राइव करके नहीं गए, लेकिन गली के गेट पर ही उतर गए। टमटम का किराया दे दिया गया और इसको कुंबे ट्रेसी पर वापस जाने के लिए बोल दिया गया। हम लोग मैरीपट हाउस की ओर पैदल चल दिए। लेस्टेड, क्या तुम्हारे पास हथियार हैं? छोटा जासूस मुस्कुराया। जब तक मेरी पतलून मेरे पास है, मेरी हिप पॉकेट है, और जब तक मेरी हिप पॉकेट है तो उसमें कुछ जरूर होगा। बहुत अच्छा, मैं और मेरा मित्र भी किसी आपात स्थिति के लिए तैयार हैं। मिस्टर होम्स, अब आप इस घटना के बहुत करीब पहुंच गए हैं। अब खेल क्या है? एक इंतजार का खेल। ये कोई मजेदार जगह तो नहीं लगती? छोटा जासूस बोला। उसे कपकपी हो रही थी। उसने ग्रिम्पिन मायर की बड़ी झील के ऊपर छाए हुए कोहरे को और अपने चारों ओर फैले हुए पहाड़ी ढलानों को देखते हुए कहा, मुझे आगे किसी घर की बत्तियां दिख रही हैं। वो मैरीपिट हाउस है और यही हमारी यात्रा का अंत है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप बिल्कुल दबे पांव चलें और फुसफुसाने से ज्यादा आवाज ना करें। हम बड़ी सावधानी से इस तरह रास्ते पर चले जैसे हम घर की ओर जा रहे हों, लेकिन होम्स ने हमें घर से करीब 200 गज पहले ही रोक लिया। उन्होंने कहा, इतना बहुत है। दाहिने हाथ की पहाड़ियां हमारे लिए एक अच्छा पर्दा बन रही हैं। क्या हमें यहाँ इंतजार करना है? हाँ, यही हमें घात लगाकर हमला करना होगा। लेस्ट्रेड, आप उस खोखन में छुप जाएं। वॉटसन, आप उनके घर में गए थे कि नहीं? क्या आप हमें कमरों की दिशा बता सकते हैं? इस तरफ वो जालीदार शीशे की खिड़कियां किसकी हैं? मेरे ख्याल से वो रसोई घर की खिड़कियां हैं। और वो एक जो उनके बाद में जो बहुत चमक रही है, ये जरूर ही उनका डाइनिंग हॉल है। पर्दा ऊपर उठा हुआ है। हमको वहां के नक्शे का सबसे बढ़िया ज्ञान है। धीरे धीरे रेंगते हुए आगे जाओ और पता करो कि वो क्या कर रहे हैं। भगवान के लिए उनको पता नहीं चलना चाहिए कि उन पर निगरानी रखी जा रही है। मैं दबे पांव रास्ते पर गया। ऊबड़ खाबड़ बगीचे के चारों ओर की दीवार के पीछे झुक कर गया। इसकी छाया में दबे पांव चलते हुए उस जगह पहुंच गया जहां से पर्दा उठा हुआ था और खिड़की से साफ साफ देखा जा सकता था। वहां कमरे में सिर्फ 2 लोग थे, सर हेनरी और स्टेपलेटन। वो मेरी तरफ बगल करके बैठे थे। एक गोल मेज पर दोनों सिगार पी रहे थे। कॉफी और शराब उनके सामने रखी थी। स्टेपलेटन चंचलता से बात कर रहे थे, लेकिन जमींदार पीले और परेशान दिख रहे थे। शायद अशगुन वाले उस दलदल पर अकेले पैदल जाने का ख्याल उनके दिमाग पर बुरा असर डाल रहा था। जब मैं उन लोगों को देख रहा था तब स्टेपलेटन उठा और कमरे के बाहर चला गया। सर हेनरी ने अपना गिलास दोबारा भरा और अपनी कुर्सी में पीछे सटकर बैठ गए और वो सिगार के कश लगा रहे थे। मुझे दरवाजे की चरचराने की और बजरी पर जूतों की फुर्तीली आवाज सुनाई दी। जिस दीवार के पीछे मैं दुबक कर बैठा हुआ था उसके दूसरी साइड के रास्ते पर वो कदम बढ़ रहे थे। बगीचे के कोने में एक आउट हाउस था। वो प्रकृति विज्ञानी उस दरवाजे पर रुका। ताले में एक चाबी घूमी। जैसे वो अंदर गया मुझे एक अजीब सरसराहट की आवाज सुनाई दी। 1 या 2 मिनट ही वो अंदर रुका, फिर मुझे दोबारा चाबी घुमाने की आवाज सुनाई दी। वो मेरे सामने से गुजरा और घर में दोबारा घुस गया। मैंने देखा कि वो दोबारा अपने मेहमान के पास पहुंच गया। मैंने वहां क्या क्या देखा ये बतलाने के लिए मैं चुपचाप वहां से खिसक आया और जहां मेरे साथी इंतजार कर रहे थे वहां पहुंच गया। वॉटसन, आपका कहना है कि वो महिला वहां नहीं है? जब मैंने अपना विवरण देना समाप्त कर लिया तब होम्स बोले, नहीं तो वो कहाँ हो सकती है, क्योंकि किचन के अलावा और किसी कमरे में रोशनी नहीं है। मैं नहीं सोच सकता कि कहाँ होगी। मैंने बतलाया था कि विशाल ग्रिम्पिन मायर के ऊपर घना सफेद कोहरा छाया हुआ था। वो धीमे धीमे हमारी ओर बढ़ रहा है। वो कोहरा हमारी साइड में कोहरे की एक दीवार की तरह खड़ा हो गया। घना पर परिभाषित चांद नीचा, उज्जवल और साफ था और कोहरे की एक दीवार के ऊपर चमक रहा था। वो बर्फ के मैदान में भी झिलमिला रहा था, जिसकी सतह के ऊपर दूर पहाड़ियों और चट्टानों के विशाल सिरे दिख रहे थे। होम्स ने मुंह उसी तरफ घुमाया और जब उन्होंने कोहरे की एक दीवार को धीमी गति से चलते हुए देखा तो बड़ी अधीरता से कुछ बड़बड़ाया।
वॉटसन, ये हमारी तरफ आ रहा है। क्या इससे कोई गंभीर समस्या होगी? वास्तव में बहुत गंभीर समस्या है। धरती पर ये एक ऐसी चीज है जो हमारे सारे प्लान चौपट कर सकती है। वो अब ज्यादा दूर नहीं होंगे। पहले ही 10 बज चुके हैं। हमारी सफलता और उनकी जिंदगी भी इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कोहरे के रास्ते पर कोहरे छाने से पहले आ जाएं। हमारे ऊपर साफ रात है, तारे चमक रहे हैं। आधा चांद की छीनी चांदनी पूरे सीन को सराबोर कर रही थी। हमारे सामने घर की अंधेरी आकृति थी। उसकी दांतेदार छत और चिमनी चांदनी से धुले आसमान में उभर कर दिख रही थी। नीचे की खिड़कियों से निकलती रोशनी बगीचे और दलदल तक फैल रही थी। उनमें से एक अचानक बंद हो गया। नौकर किचन छोड़कर चले गए। डाइनिंग रूम में अब सिर्फ 2 ही लोग थे, हिंसक यजमान और बेखबर मेहमान, जो लैंप की रोशनी में सिगार लिए हुए बातचीत कर रहे थे। रुई जैसी सफेद चादर जो आधे दलदल को ढके हुए थी, प्रत्येक मिनट घर की ओर खिसकती आ रही थी। अभी से ही बारीक सफेद लच्छे खिड़की से आती सुनहली रोशनी में घूम रहे थे। बगीचे की दूर वाली दीवार अभी दिखाई नहीं दे रही थी। पेड़ सफेद भाप के भंवर से ऊपर खड़े थे। जब हम ये सब देख रहे थे तो कोहरे के छल्ले घर के दोनों कोनों की ओर धीमी रफ्तार से घिर रहे थे और फिर गहन बादल में बदल गए। इससे घर के ऊपर के तल्ले और छत ऐसी दिख रही थी मानो भूरे समुद्र में कोई जहाज हो। होम्स ने बेसब्री से अपने हाथ सामने वाली चट्टान पर पटके और पैर जमीन पर पटके। अगर वो 15 मिनट में बाहर नहीं निकले तो रास्ता पूरा कोहरे से घिर जाएगा। आधे घंटे बाद हम अपने सामने फैलाए हुए हाथ को भी नहीं देख पाएंगे। क्या हम लोग पीछे हटकर ऊंची जगह पहुंच जाएं? हाँ, यही ठीक रहेगा। जैसे जैसे कोहरे की दीवार आगे बढ़ी, हम उसके आगे बढ़ते गए और घर से सिर्फ आधे मील दूर रह गए। कोहरे का सफेद सागर, जिसके ऊपर का किनारा चंद्रमा की रजत चांदनी में चमक रहा था, बड़ी कठोरता से धीमे धीमे बढ़ रहा था। होम्स बोले, हम ज्यादा दूर जा रहे हैं। उनके हमारे पास पहुंचने से पहले हमें उनको लांघना नहीं चाहिए। हम किसी तरह का जोखिम नहीं उठा सकते। हमको जैसे भी हो अपनी जगह पर ही बने रहना चाहिए। वो अपने घुटनों के बल बैठ गए और अपने कान जमीन से चिपका लिए। भगवान का शुक्र है, मैं उनको आते हुए सुन रहा हूँ। दलदल की शांति तेजी से चलते पैरों की आवाज से भंग हो गई। चट्टान के बीच हमने छिपते हुए चांदी से चमकते हुए किनारों को अपने सामने तेजी से घूरा। पैरों की आवाज तेज हो गई। कोहरे में से मानो पर्दा हटाकर वो आदमी निकला जिसका हमें इंतजार था। जैसे ही वो तारों भरी स्वच्छ रात में आया, उसने चारों ओर हैरानी से देखा। वो तेजी से रास्ते पर आ गया जहां हम लोग छिपे बैठे थे। वहां से गुजरा और हमारे पीछे लंबे ढलान पर चल दिया। जब वो चल रहा था तब वो अपने कंधों के दोनों ओर लगातार देख रहा था, मानो घबराया हुआ हो। हिस्ट! होम्स चिल्लाए। मैंने पिस्तौल तानने की तेज आवाज सुनी। सामने देखो, वो आ रहा है। फैले हुए कोहरे की दीवार से कहीं से एक पतली चटक पटपटाहट की आवाज लगातार आ रही थी। कोहरे की दीवार जहां हम लोग लेटे हुए थे, वहां से अब सिर्फ 50 गज की दूरी पर थी। हम तीनों उसकी ओर घूर रहे थे। पता नहीं उसके दिल में कब क्या विभीषिका फूट निकले। मैं होम्स की कोनी के बगल में था। मैंने एक पल के लिए उनके चेहरे को देखा। वो विवर्ण था, उल्लासित था। चांदनी में उनकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन अचानक उन्होंने सामने की ओर कठोरता से नजर जमा कर देखा। अनमने से उनके होंठ खुल गए। उसी पल रेस्ट्रेट की एक चीख निकली। वो जमीन पर मुंह के बल लेट गए। मैं अपने पैरों पर उछलकर खड़ा हो गया। मेरे जड़ हाथ ने पिस्तौल पकड़ी। कोहरे की छाया से अचानक एक भयानक शक्ल हमारी ओर उछली। ये देखकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। वो भयानक जानवर था जो विशाल काले कोयले जैसा था, पर ऐसे खूंखार जानवर को किसी नश्वर मनुष्य की नश्वर आंखों ने शायद ही पहले कभी देखा हो। उसके खुले मुंह से आग फूट रही थी, आंखों में शोले दहक रहे थे। उसका मुंह, गर्दन के बाल, गले के नीचे लटकता हुआ झालर मांस सब चंचल रोशनी में चमक रहे थे। अस्त व्यस्त दिमागी हालत में कभी भी ऐसी भयानक नारकीय शक्ल की कल्पना नहीं की जा सकती थी जो उस कोहरे की दीवार से निकलकर हमारे सामने आ गई।
लंबी लंबी छलांगे मारकर विशालकाय जानवर रास्ते पर बढ़ रहा था। वो हमारे मित्र के कदमों का तेजी से पीछा कर रहा था। हम इस प्रेत छाया से इतने हक्के बक्के हो गए थे और अपने होशो हवास खो बैठे थे कि हमने उसको अपने सामने से गुजर जाने दिया। उसके बाद ही हमको होश आया। तब मैंने और होम्स ने, हम दोनों ने एक साथ फायर किया। जीव ने एक विभत्स चीख निकाली। इससे पता चला कि कम से कम एक गोली तो लगी थी। वो रुका नहीं, चलता ही रहा। काफी दूर रास्ते पर हमने सर हेनरी को देखा। वो पीछे की ओर देख रहे थे। चांदनी में उनका चेहरा सफेद दिख रहा था। डर से उनके हाथ उठे हुए थे। गुस्से से उस जीव को घूर रहे थे जो उनका शिकार करने के लिए आ रहा था। लेकिन खूंखार जीव की दर्द भरी आवाज से हमारा डर हवा में गायब हो गया। अगर वो गोली की चपेट में आ सकता था तो वो नश्वर था। अगर हम उसे घायल कर सकते थे तो उसे मार भी सकते थे। मैंने कभी किसी आदमी को इस तरह दौड़ते हुए नहीं देखा जैसे कि होम्स उस रात को दौड़े। मैं एक माना हुआ धावक हूँ, लेकिन मैं छोटे जासूस से जितना आगे था, होम्स मुझसे लगभग उतने कदम आगे थे। जब हम रास्ते पर दौड़ रहे थे, हमको एक के बाद एक सर हेनरी की चीखें सुनाई पड़ रही थीं और खूंखार जीप की गंभीर दहाड़ भी। मैंने देखा कि जंगली जानवर अपने शिकार पर लपका, उनको जमीन पर पटक दिया और गले को दबोचा। अगले ही पल होम्स ने अपने रिवॉल्वर की 5 गोलियां जानवर पर दाग दीं। आखिरी दर्द भरी पुकार और हवा में कष्टदायक घुर्राहट के साथ वो पीठ के बल लुट गया। चारों पैरों के पंजों को जोर से हिलाता हुआ वो निढाल होकर एक करवट से लुढ़क गया। मैं हाफता हुआ झुका और उसके भयानक और झिलमिलाते सिर पर अपनी पिस्तौल रख दी। लेकिन घोड़ा दबाना बेकार था। भयानक विशालकाय खूंखार जानवर मर चुका था। सर हेनरी जहां गिर पड़े थे वहीं बेहोश हो गए। हमने उनके बगल का कॉलर फाड़ फेंका। हमने देखा कि गले पर घाव के कोई निशान नहीं हैं। होम्स ने मुंह से धन्यवाद की प्रार्थना निकाली। उनको समय से बचा लिया गया था। हमारे मित्र के पलक झपके। उन्होंने उठने का हल्का सा प्रयास किया। लेस्ट्रेड ने जमींदार के दांतों के बीच में ब्रांडी का फ्लास्क डाल दिया। 2 डरी हुई आंखें हमारी ओर निहार रही थीं। मेरे भगवान, ये क्या था? भगवान कसम, क्या था ये? होम्स बोले, ये जो कुछ भी है मर चुका है। हमने परिवार की प्रेतात्मा को हमेशा के लिए शांत कर दिया। आकार और ताकत के हिसाब से ये एक दिल दहलाने वाला जीव था जो हमारे सामने पड़ा था। ये मैट्रेफिस्टाफ का बड़ा कुत्ता नहीं था। ये शुद्ध रूप से खूनी कुत्ता भी नहीं था। लेकिन उन दोनों का मेल लगता था। दुबला पतला जंगली और एक शेरनी की तरह बड़ा था। अभी भी ऐसा लग रहा था कि मौत की शांति में भी बड़े जबड़े से जैसे नीली लौ टपक रही हो। उसकी छोटी धसी हुई आंखों में क्रूरता की आग खिरी हुई थी। मैंने उसके चमकते हुए थूतन पर अपना हाथ फेरा। जैसे ही मैंने उन्हें पकड़ा, मेरी उंगलियां दहकने लगी और अंधेरे में चमकने लगीं। मैं बोला, फास्फोरस? उसका एक धूर्त घोल। होम्स मृतक जीव को सूंघते हुए बोले, कोई ऐसी गंध नहीं जो उसको सूंघने की शक्ति में बाधा हो। हमें आपसे आपको ऐसी विपत्ति में डालने के लिए बहुत माफ़ी मांगनी चाहिए सर हेनरी। मैं खूंखार जीव को मारने के लिए तो तैयार था, लेकिन ऐसे जानवर को मारने के लिए नहीं। कोहरे ने भी हमको उसके स्वागत के लिए बहुत समय दिया। आपने मेरी जिंदगी बचा ली, पहले इसको खतरे में डाल दिया। क्या अब आप में उठने की ताकत है? मुझे ब्रांडी का एक घूंट और पिला दो तो मैं किसी भी चीज़ के लिए तैयार हो जाऊंगा। अब मुझे उठने में मदद करें। आप क्या करना चाहते हैं? हम आपको यहीं छोड़ना चाहते हैं। अब आप आज रात कोई और जोखिम उठाने लायक नहीं। अगर आप इंतज़ार करेंगे तो हम में से कोई एक आपको वापस हॉल तक ले जाएगा। वो लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़े हुए। वो अभी भी अत्यंत पीले हो रहे थे। उनके अंग कांप रहे थे। हमने उन्हें एक चट्टान पर बैठा दिया। वो वहां कांपते हुए अपने मुंह को हाथों में दबाकर बैठे थे। अब हम उनको छोड़कर जाएंगे, होम्स बोले। हमें अपना बाकी का काम करना होगा। हर पल बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा केस तो मिल गया, लेकिन अब हमें सिर्फ अपना आदमी चाहिए। रास्ते में तेजी से वापस आते हुए वो बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, 1000 में एक चांस है कि उसका घर पर मिलना।
गोलियों की आवाज ने उसको बतला दिया होगा कि अब खेल खत्म हुआ। हम कुछ दूरी पर थे और इस कोहरे ने उनको डरा दिया होगा। आप माने उसने अवश्य ही खूंखार जीप का पीछा किया होगा और उसे वापस करने की कोशिश की होगी। नहीं नहीं, वो कुछ समय पूर्व वापस लौट गया है, लेकिन हम उसके घर की तलाशी लेंगे और सुनिश्चित कर लेंगे कि वो कहाँ है। सामने का दरवाज़ा खुला था। हम जल्दी से अंदर गए और प्रत्येक कमरे में शीघ्रता से घुसे। डगमगाते कदमों वाला बूढ़ा नौकर जो गलियारे में खड़ा था हैरान था। डाइनिंग रूम के अलावा कहीं रोशनी नहीं थी। होम्स ने लैंप लिया और घर के प्रत्येक कोने की छानबीन की। हम जिस आदमी को खोज रहे थे उसका कहीं अता पता नहीं था। पहले तल्ले पर एक कमरे में ताला लगा हुआ था। लेस्ट्रेड चिल्लाया, यहाँ कोई है, यहाँ चलने फिरने की आवाज आ रही है, इस दरवाजे को खोलें। अंदर से धीमी सरसराहट और कराहने की आवाज आ रही थी। होम्स ने अपने जूते के तलवे से ताले के ऊपर चोट मारी और वो खुल गया। हम तीनों अपनी पिस्तौल ताने कमरे में घुसे, लेकिन वहां उस निराश और निडर बदमाश का कोई निशान नहीं था जिसे हम देखना चाहते थे। उसकी जगह हमारे सामने एक अजीब चीज थी जिसकी हम कभी उम्मीद भी नहीं करते थे। हम हैरानी से उसकी ओर देख रहे थे। कमरे को एक अजायब घर बना दिया गया था। दीवारों पर कांच के ढक्कन वाले बॉक्स लगे हुए थे। उसमें वो तितलियां और पतंगे रखे हुए थे जिनको पकड़कर ये जटिल और खतरनाक आदमी अपना मनोरंजन किया करता था। इस कमरे के बीच में एक लकड़ी का खंभा था। ये शायद कभी कीड़ों से घुनी कड़ी जो छत रोकने के लिए लगाई गई उसको रोक रही थी। इस खंभे से एक शरीर बंधा हुआ था। वो चादरों से इस तरह ढका हुआ था और कसकर बंधा हुआ था कि पहचानना मुश्किल था कि वो एक औरत थी या आदमी। एक टॉवल गले में लपेटकर डाली हुई थी जो खंभे के पीछे बांधी थी। दूसरी टॉवल चेहरे के निचले भाग पर बांधी थी। इसके ऊपर दो काली आंखें जो दुख और शर्म से भरी हुई डरावना सवाल कर रही थीं, हमारी तरफ देख रही थी। हमने 1 मिनट में ही मुखबंदनी खोल दी, चौड़ी पट्टियों को खोल दिया। मिसेज स्टेपलेटन हमारे सामने फर्श पर बैठ गईं। जैसे ही उनका सुंदर सिर उनके सीने पर गिरा, मुझे गर्दन पर कोड़े की मार के लाल निशान दिखाई दिए। निर्दयी जानवर, होम्स चिल्लाए। लेस्ट्रेड, तुम्हारी ब्रांडी की बोतल, इनको चेयर पर बैठा लो, ये बुरे बर्ताव और थकान से बेहोश हो गई हैं। उन्होंने अपनी आंखें खोली। क्या वो सुरक्षित हैं? उन्होंने पूछा। क्या वो बच गए हैं? वो हमसे नहीं बच सकता मैडम। नहीं नहीं, मेरा मतलब मेरे पति से नहीं था। सर हेनरी, क्या वो सुरक्षित हैं? जी हाँ। और वो खूंखार जानवर? वो मर गया। उसने संतोष की एक लंबी सांस छोड़ी। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। आह, देखो तो उसने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया। उन्होंने बाह पर से कपड़ा ऊपर किया और हमने दहशत से देखा बाहों पर खरोंच के निशान पड़े हुए थे। लेकिन ये सब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। उसने मेरे मन और मेरी आत्मा को पीड़ित और झूठा किया है। मैं ये सब सह सकती थी। अगर मुझे ये उम्मीद होती कि मुझे उसका प्यार मिलेगा तो मैं दुर्व्यवहार, अकेलापन, धोखे की जिंदगी सब कुछ सह सकती थी। लेकिन अब मुझे मालूम हो गया है कि मैं इन सब में ठगी गई और मेरा इस्तेमाल किया गया। ये सब बोलते हुए वो भावुक होकर सिसक सिसक कर रोने लगी। होम्स बोले, मैडम, अगर आप इनका भला नहीं सोच रही तो हमें बतलाएं कि वो कहाँ मिलेंगे। आपने पापी कर्म में उनका साथ दिया है तो हमारी मदद कर आप प्रायश्चित कर लें। उन्होंने जवाब दिया, सिर्फ एक जगह है जहां वो भाग सकते हैं। खाई के बीच में, टापू के बीच एक पुरानी टीन की धातु की खान है। अपने खूंखार जीव को वो वहीं रखते थे। वहीं पर उन्होंने तैयार करके एक आश्रय बना लिया होगा। वो भागकर वहीं गए होंगे। कोहरे की दीवार सफ़ेद रुई की तरह खिड़की से सटी हुई थी। होम्स ने एक लैंटर्न उसकी ओर रखी। वो बोले, देखो, आज क्रिम्पिन खाई की ओर कोई भी नहीं जा सकता। वो हंसी और ताली बजाई। उनकी आंखें और दांत मारे खुशी से चमक रहे थे। वो चिल्लाई, वो जाने के लिए वो रास्ता ढूंढ लेगा, लेकिन वापसी के लिए नहीं। वो आज पथ प्रदर्शन के डंडे नहीं देख पाएंगे। हम लोगों ने मिलकर ये वो लगाए थे। अगर मैं आज उन पथ प्रदर्शक डंडों को उखाड़ फेंक पाती तो वास्तव में वो आज आपकी कृपा पर होता।
हमको ये साफ हो गया था कि जब तक कोहरा खुल नहीं जाता तब तक सारी खोज व्यर्थ रहेगी। जब तक हम लोगों ने लेस्ट्रेड को घर की रखवाली के लिए छोड़ दिया, मैं और होम्स जमींदार को लेकर वापस बास्करविल हॉल की तरफ चल दिए। स्टेपलेटन की कहानी अब हम जमींदार से नहीं छिपा सकते थे, लेकिन वो स्टेपलेटन की घटना को बड़े धीरज के साथ झेल गए जब उनको उस युवती के सच के बारे में पता चला जिससे वो प्रेम करते थे। लेकिन रात के जोखिम भरे अभियान ने उनका मनोबल चूर चूर कर दिया था और सुबह होने से पहले वो तेज बुखार और सदमे में पड़े थे। डॉक्टर मोर्टिमर उनकी देखभाल कर रहे थे। दोनों को साथ साथ पूरी दुनिया के भ्रमण पर जाना भाग्य में लिखा था। सर हेनरी के स्वस्थ और खुश होने के लिए कि पूरी दुनिया के भ्रमण पर जाना है, यह आवश्यक था कि वो इस अशुभ जागीर को प्राप्त करने से पहले भी स्वस्थ और खुश रहा करते थे। अब मैं तेजी से इस अजीब विवरण के निष्कर्ष पर पहुंचता हूं। आप तक जो अंधेरे डर और अस्पष्ट अनुमान हमारी जिंदगी पर छाए हुए थे, उनको मैं सुनने वालों को अवगत कराना चाहता हूं। इन सब का एक दुखद अंत हो गया। खूंखार जीव के मरने के दूसरे दिन सुबह कोहरा छट गया। मिसेज स्टेपलेटन हमको उस जगह पर लेकर गईं जहां से उन्होंने दलदल के बीच में होकर जाने का रास्ता बनाया था। जिस खुशी और उत्साह से वो युवती हमें अपनी पति की खोज के मार्ग पर लेकर जा रही थी, उससे हमें उसकी जिंदगी के डर का अनुमान हो रहा था। वो एक घास युक्त प्रायद्वीप की पतली और सख्त जमीन पर खड़ी थी जहां से फैलकर एक खाई बन रही थी। इसके एक किनारे से डंडे लगाए हुए थे जो ये दिखाते थे कि रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होकर घास के गुच्छों से जुड़ा हुआ काई से ढके गड्ढों और दुर्गंध युक्त दलदल से अजनबियों को रोकता था। कुछ सरकंडा, बांस की पत्तियां, हरे पतले पानी में उगने वाली वनस्पतियों की सड़ी सी दुर्गंध, घनी बदबू हमारे चारों तरफ आ रही थी। एक भी गलत पैर हमको कमर तक गहरे दलदल के बहते हुए पानी में गिरा सकता था। हमारे पैरों के चारों ओर पानी कई गजों तक बह रहा था। जब हम चलते थे तब इसकी पकड़ हमारी एड़ियों पर मजबूत थी। जब हम उसमें डूब जाते तब ऐसा लगता मानो कोई संघाती हाथ हमें पकड़कर घिनौनी गहराइयों की ओर खींच रहा हो। उसकी पकड़ इतनी भयंकर और उद्देश्यपूर्ण थी कि सिर्फ एक बार ही हमको आभास मिला कि हमसे पहले कोई इस संकटपूर्ण रास्ते से गया है। कॉटन घास के गुच्छे जो कीचड़ से लथपथ थे, उनके ऊपर कोई काली चीज तैरती हुई दिखाई दी। जैसे ही होम्स इसको पकड़ने के लिए बढ़े, कमर तक डूब गए। अगर हम लोग वहां नहीं होते और पकड़कर नहीं खींचते तो वो फिर कभी दोबारा मजबूत जमीन पर पांव नहीं रख पाते। उन्होंने एक पुराना काला जूता हवा में दिखाया। चमड़े के अंदर छपा हुआ था, मेयर्स टोरंटो। उन्होंने कहा, यह हमारे मित्र सर हेनरी का खोया हुआ जूता है। इसके लिए हमारा कीचड़ में सन्ना भी सही है। यहाँ स्टेपलन ने भागते हुए फेंका होगा। ठीक कहा, शिकारी कुत्ते को रास्ते पकड़ाने के लिए उसने इसको अपने हाथ में पकड़ा होगा। लेकिन जब उसने देखा कि खेल खत्म हो गया तो वो भागा। अभी भी उसने जूता पकड़ रखा था। उसने भागते वक्त उसे इस जगह पर फेंक दिया। हमको ये पता हो गया कि वो यहाँ तक तो हिफाजत से आया है। इसके आगे का हाल हमारे भाग्य में जानना नहीं लिखा था, लेकिन बहुत कुछ ऐसा था जिसका हम अंदाज़ा ही लगा सकते थे। खाई में पैरों के निशानों का पता लगाना नामुमकिन था क्योंकि कीचड़ जल्द ही धीरे धीरे उनको ढक लेती थी। लेकिन जब हम कड़ी ज़मीन पर दलदल के आगे पहुँचे तब हम सब उसको बेसब्री से ढूंढ रहे थे, परंतु हमारी निगाहों में कोई भी निशान नहीं आया। अगर ज़मीन सच्ची सच्ची कहानी बताती तो स्टेपलेटन अपने उस आश्रय वाले टापू तक संघर्ष करता हुआ कभी पहुंचा ही नहीं। विशाल ग्रिम्पिन मायर के हृदय में दुर्गंध वाली कीचड़ से भरे बड़े दलदल ने इस क्रूर और निर्दयी आदमी को अपने हृदय में समेट लिया। वो हमेशा के लिए वहां दफन हो गया। दलदल से घिरे टापू पर हमको उसके और उसके साथी सहायक जानवर के, जहां वो छिपे थे, कई सबूत मिले। त्यागी हुई खान के अंदर जाने के रास्ते में एक बड़ा घूमने वाला पहिया और आधा भरा कचरा बताता था कि खान कहाँ रही होगी। उसके बगल में खनन मजदूरों की टूटी हुई झोपड़ियों के निशान थे जो बताते थे कि वो पास के दलदल की सड़ी भाप से भाग गए थे। इनमें से एक में एक जंजीर और नत्थी करने का पिन और चबाई हुई हड्डियों का ढेर बताता था कि जानवर को कहाँ कैद करके रखा गया था।
एक कंकाल जिस पर कुछ बादामी बाल उलझे थे पास ही कचरे में पड़ा मिला। होम्स बोले, कुत्ता, कसम से घुंघराले वालों वाला स्पेनियल कुत्ता था। बेचारा मोर्टिमर अब फिर कभी अपना पालतू कुत्ता नहीं देख पाएगा। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि इस जगह पर अब और कोई ऐसे राज छिपे थे जो हम नहीं जान चुके। वो खूंखार जानवर को तो छुपा सकता था, लेकिन वो उसकी आवाज़ बंद नहीं कर सकता था। इसलिए वो सब चीखें सुनाई देती थी जो दिन में भी अच्छी नहीं लगती थी। इमरजेंसी में वो उसको मेरी पेट के बाहरी कमरों में रख सकता था, लेकिन इसमें बड़ा जोखिम था। सिर्फ आखिरी दिनों पर, जिसे वो अपने सारे प्रयत्नों का अंत मानता था, इसको वहाँ रखने का साहस कर सकता था। ये टिन के बक्से में रखा हुआ लैंप वही है जिससे वो चमकीला खोल लपेट देता था। परिवार के खूंखार जीव की कहानी से ये सुझाव सर चार्ल्स को भय से मार डालने के इच्छा से दिया गया था। कोई हैरानी नहीं थी कि बेचारा शैतान अपराधी चिल्लाता हुआ दौड़ा, जैसा कि हमारे मित्र ने भी किया। शायद हम भी वैसा ही करते जब उसने दलदल के अंधेरे में ऐसे जानवर को अपने पीछे आता हुआ देखा। ये एक बहुत चालाक यंत्र था जिससे उसका शिकार मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा क्या कोई किसान, जैसा कि दलदल पर बहुतों ने देखा, ऐसा जानवर देखता तो क्या ज़्यादा बारीकी से इसकी जांच कर सकता था? मैंने ये लंदन में कहा था वॉटसन, और मैं फिर कहता हूँ कि हमने कभी इससे ज़्यादा खतरनाक व्यक्ति का शिकार नहीं किया जितना कि ये सामने पड़ा व्यक्ति है। उन्होंने अपने लंबे हाथों को उस विचित्र धूमल हरे दलदल के फैलाव की ओर घुमाया जो दूर दूर तक फैलकर गेरुआ ढलान में मिल रहा था। दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स, और अब हम कहानी के बिल्कुल आखिर में हैं, तो बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। अब आखिरी पड़ाव सुनते हैं। सिंहावलोकन। नवंबर का अंत था। बेकर स्ट्रीट के अपने ऑफिस में मैं और होम्स दहकती हुई अंगीठी के दो तरफ शीत और कोहरेदार रात में बैठे थे। डेवोनशायर की दुखद घटना की यात्रा के अंत में वो दो बहुत महत्वपूर्ण मामलों में व्यस्त रहे। पहले मामले में उन्होंने कर्नल अपवुड के पार्श्विक व्यवहार का भंडाफोड़ किया, जो नॉन पेरिल क्लब के प्रसिद्ध ताश के खेल के चौंका देने वाली घटना से रिलेटेड था। दूसरा मामला था जिसमें उन्होंने मैडम मॉन्टपेन्नेजिर को अपनी सौतेली बेटी के मौत के अभियोग से मुक्त कराया था। उनकी युवती बेटी मिल कैरिरे, जैसा कि याद किया जाएगा, 6 महीने बाद जिंदा पाई गई थी और उसने न्यूयॉर्क में शादी कर ली थी। दो मुश्किल और महत्वपूर्ण केसों की सफलता करने के बाद मेरे मित्र उत्साह में थे, इसलिए मैं उनको बास्करविल्स की कहानी के रहस्यों के बारे में प्रेरित कर सका। मैं तसल्ली से मौके का इंतजार कर रहा था। मुझे मालूम था कि वो कभी भी दो केस एक साथ में नहीं लेंगे। उनका तर्क सम्मत और सजग दिमाग कभी भी वर्तमान कार्य से हटकर भूत की यादों में नहीं विचरेगा। अपनी ध्वस्त स्नायुओं को दोबारा स्वस्थ करने के लिए सर हेनरी और डॉक्टर मोर्टिमर अपनी लंबी यात्रा पर जा रहे थे। वो लंदन में आए हुए थे। उसी दोपहर को वो हमसे मिलने आए। स्वाभाविक था कि उनके मुद्दे पर बातचीत होती। होम्स बोले, जो आदमी अपने को स्टेपलेटन बतलाता था, उसके दृष्टिकोण से सारी घटनाओं का दौर बहुत सरल था। हालांकि हमको शुरू में उसके कामों के उद्देश्यों का पता नहीं था और तथ्य भी पूरी तरह साथ नहीं थे, इसलिए ये सब बहुत जटिल लगा। मुझे मिसेज स्टेपलेटन से दोबारा बात करने का मौका मिला और केस अब बिल्कुल साफ हो गया और कोई ऐसी बात नहीं थी जो रहस्यपूर्ण हो। इस मामले में आप मेरी कैसी भी सूचीकृत लिस्ट में शीर्षक बी में कुछ टिप्पणियां पाएंगे। प्लीज़ आप मुझे अपनी याद से घटनाओं के क्रम का एक चित्र तो प्रस्तुत करें। ज़रूर ही, लेकिन मैं इसकी कोई गारंटी नहीं देता कि मेरे मस्तिष्क में सभी तथ्य मौजूद होंगे। अति तीव्र एकाग्रता करने से कुछ घटनाएं जो बीत गई होती हैं वो गायब हो जाती हैं। एक वकील जिसके अपने केस के सभी तथ्य उसकी उंगलियों पर होते हैं, वो अपने प्रतिद्वंदी के साथ अपने केस की बहस क्षमतापूर्वक करता है। 1 या 2 सप्ताह बाद वो सब कुछ भूल जाता है। इसलिए मेरा प्रत्येक आखिरी केस उसके पहले के केस को पीछे धकेल देता है। मिल करेरे केस ने बास्करविल हॉल की स्मृतियों को धूमिल कर दिया है। कल अगर मेरे लिए कोई छोटी समस्या पेश हो जाती है तो गौरी फ्रेंच लेडी और कुख्यात अपवुड केस से भी छुटकारा हो जाएगा।
जहाँ तक खूंखार जीव के केस का सवाल है और जहाँ तक मैं बता सकता हूँ, मैं आपको सारी घटना क्रम पूर्वक बतलाऊंगा। आप अगर कोई चीज़ छूटे तो मेरा ध्यान आकर्षित करा सकते हैं। बिना किसी संशय के मेरी तहकीकात से पता लगता है कि पारिवारिक तस्वीर झूठ नहीं बोलती और ये आदमी वास्तव में एक बास्कर विल्स ही था। वो सर चार्ल्स के अनुज रोजर बास्कर विल्स का पुत्र था, जो दुष्पाप ख्याति के साथ अमेरिका भाग गया था। ऐसा बतलाया गया था कि वो अविवाहित ही मर गया। वास्तव में उसने शादी की थी, जिससे एक बच्चा पैदा हुआ जो जिंदा था। उसका वास्तविक नाम उसके पिता के नाम पर ही था। उसने वेरिल गर्सिया नामक कोस्टारिका की एक सुंदरी से शादी की। पब्लिक का बहुत सा धन ऐंठा, अपना नाम बदलकर वेंडलूर रखा और इंग्लैंड की ओर भाग गया। वहां उसने यॉर्कशायर के पूर्व में एक स्कूल की स्थापना की। उसका इस कारोबार को स्थापित करने का विशेष कारण था। जब वो वापस घर की यात्रा पर था, तब उसकी एक मेधावी अध्यापक से जान पहचान हो गई। उसने उस आदमी की काबिलियत का प्रयोग संस्था को सफल बनाने में किया, लेकिन अध्यापक की मौत हो गई। स्कूल जिसका प्रारंभ अच्छा हुआ था, बाद में बदनामी में डूब गया और वेंडलूर को अपना नाम स्टेपलेटन रखना ज़्यादा सुविधाजनक लगा। वो अपना बचा हुआ धन अपने भविष्य की योजना और अपनी कीट विज्ञान में विशेष रुचि लेकर इंग्लैंड के दक्षिण में आ गए। मुझे ब्रिटिश म्यूजियम से पता हुआ कि वो इस विषय की एक मानी हुई हस्ती थे। उनके नाम को एक विशेष पतंगे से भी जोड़ दिया गया था, जिसका वर्णन उन्होंने यॉर्कशायर के दिनों में सबसे पहले किया था। अब हम उसकी जिंदगी के उस भाग पर पहुंचते हैं जो हमको अत्यंत रुचिकर है। प्रत्यक्ष रूप से उसने तहकीकात की तो ये पता लगा कि उसके और मूल्यवान जमींदार के बीच सिर्फ 2 जिंदगियां बाधा डाल रही थी। मुझे भरोसा है कि जब वो डेवोनशायर गए तब उनकी योजनाएं इतनी साफ नहीं थी, परंतु शुरू से ही उसकी नीयत में शैतानी थी। ये उस बात से साफ होता था कि उसने अपनी पत्नी को अपनी बहन के रूप में दिखाया। उसको फंसाने वाली चिड़िया के रूप में इस्तेमाल करने की योजना उसके दिमाग में पहले से ही थी। हो सकता हो कि उसने निश्चित नहीं किया कि षड्यंत्र को किस तरह क्रियान्वित किया जाए। अंत में उसका उद्देश्य जागीर हासिल करना था। उसके लिए वो कोई भी चाल चलने को तैयार था और कोई भी जोखिम उठाने को भी तैयार था। सबसे पहला कदम यह था कि वो खुद को अपने पैतृक घर के जितना नज़दीक हो स्थापित करे। उसकी दूसरी चाल ये थी वो सर चार्ल्स बास्करविल और उसके पड़ोसियों से मित्रता हासिल करे। जमींदार ने खुद उसको पारिवारिक खूंखार जीव के बारे में बतलाया था। उन्होंने इस तरह उसकी मौत की राह बता दी। मैं उसे स्टेपलेटन ही कहूँगा। उसको पता था कि बूढ़े का दिल कमज़ोर है और वो एक सदमा लगने से ही मर जाएगा। उसने ये भी सुन रखा था कि सर चार्ल्स बड़े अंधविश्वासी हैं और उन्होंने दंत कथा को बड़ी गंभीरता से लिया है। उसके चतुर दिमाग को तुरंत एक रास्ता सूझा कि किस तरह से जमींदार का अंत कर सकता है और असली खूनी का पता भी नहीं चलेगा। एक बार योजना बनाने के बाद वे इसे बड़ी अच्छी तरह से कार्यान्वित करने में जुट गया। एक साधारण षड्यंत्रकारी सिर्फ एक जंगली शिकारी कुत्ते से काम चला लेता। जानवर को खूंखार बनाने के लिए कृत्रिम उपयोगों का प्रयोग उसकी प्रतिभा को दर्शाता है। उसने लंदन के रॉस एंड मैंगल के विक्रेता से, जो फुलहैम रोड पर है, एक कुत्ता खरीदा। एक कुत्तों में सबसे ज़्यादा ताकतवर और खूंखार कुत्ता था। वो इसे नॉर्थ डिवॉन लाइन से लेकर आए थे और किसी उत्तेजित चर्चा से बचने के लिए एक लंबे रास्ते से दलदल पर होते हुए पैदल चलकर घर ले आए। पतंगों को पकड़ने के दौरान उन्होंने ग्रिम्पिन खाई के अंदर प्रवेश करने की जानकारी मिल गई। इस तरह उनको इस जानवर को छिपाने की एक सुरक्षित जगह भी मिल गई थी। यहाँ उन्होंने इसको कुकुरशाला में रखा और फिर मौके का इंतजार करने लगे। लेकिन इंतजार लंबा था। बूढ़े जमींदार को रात में घर से बाहर आने के लिए आसानी से नहीं फंसाया जा सकता था। बहुत बार स्टेपलेटन अपने शिकारी कुत्ते के साथ उन पर हमला करने के लिए छिप कर बैठा था, लेकिन सब बेकार गया। इस बेकार की लंबी खोजों के दौरान उसे, या ये कहें कि उसके साथी को, किसानों ने देखा और खूंखार जीव की दंत कथा को एक नई पुष्टि मिल गई। उसे आशा थी कि उसकी पत्नी सर चार्ल्स को फंसाकर उसकी बर्बादी तक पहुंचा देगी, लेकिन वो बिल्कुल आज़ाद निकली। वो खुद
जेंटलमैन बूढ़े को भावुक स्नेह में फंसाकर उनके दुश्मन को देने की कोशिश नहीं करेगी। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि धमकियां और मार भी उसको डिगा नहीं पाए। वो इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहती थी और कुछ वक्त तक स्टेपलेटन गतिरोध में फंस गया। सर चार्ल्स ने उनके साथ दोस्ती स्थापित कर ली और उनको दुर्भाग्यहीन स्त्री मिसेज लॉरा लेंस की सहायता हेतु दान देने में अपना प्रतिनिधि बना दिया। उसको अपनी मुसीबत से बाहर निकलने का ये एक अच्छा मौका मिल गया। अपने को अविवाहित अकेला आदमी बतलाकर उसने उसका पूरा विश्वास हासिल कर लिया। उसे भरोसा दिला दिया कि अगर वो अपने पति से तलाक लेने में सफल हुई तो वो उससे शादी कर लेगा। लेकिन जब उसे अचानक ये पता चला कि सर चार्ल्स डॉक्टर मोर्टिमर के परामर्श पर हॉल छोड़ने वाले हैं और जिसमें वो भी अपनी सहमति का नाटक कर रहा था, तो उसकी सारी योजनाओं पर पानी फिर गया। उसको तुरंत कुछ करना चाहिए, नहीं तो उसका शिकार चंगुल से बाहर हो जाएगा। इसलिए उसने मिसेस लेंस पर दबाव डालकर ये लेटर लिखवाया कि सर चार्ल्स लंदन जाने की पहली शाम को उसे मिलने का मौका ज़रूर दें। उसके बाद उसने एक बड़े तर्क से उसे जाने से रोक लिया। इस तरह से उसे वो मौका मिल गया जिसका वो इंतज़ार कर रहा था। शाम को वो वापस कुम्बे ट्रेसी से ड्राइव करके वो समय से पहुंच गया और अपने कुत्ते के ऊपर पेंट करके लेप लगा दिया। वो शिकारी कुत्ते को गेट के पास तक ले आया। उसे पूरा भरोसा था कि बूढ़ा जेंटलमैन वहां इंतज़ार करता मिलेगा। कुत्ता अपने मालिक से आदेश लेकर विकेट गेट पर लपका और दुर्भाग्यपूर्ण जमींदार के पीछे लग गया, जो चीखता हुआ यूं गली की तरफ दौड़ा। उस अंधेरी सुरंग में उस विशाल काले जानवर को देखना बड़ा भयानक दृश्य रहा होगा, जिसके जबड़ों से खून टपक रहा था, आंखों से आग बरस रही थी और जो अपने शिकार के पीछे दौड़ रहा था। गली के सिरे पर वो हृदय रोग और डर से मरकर गिर गया। खूंखार जानवर सड़क के बगल में जो घास का रास्ता था उस पर ही दौड़ा, इसलिए उसके कोई पैरों के निशान नहीं मिले। उसे शांत पड़ा देखकर शिकारी कुत्ता उसको सूंघने आया होगा, लेकिन उसे मारा पाकर वो वापस लौट गया। लेकिन उसके पैरों के निशान बन गए थे, जो शायद डॉक्टर मॉर्टिमर ने देखे थे। खूंखार जानवर को जल्दी वापस बुलाकर ग्रिम्पिन मायर की खाई में अपनी मांद में पहुंचा दिया। इस तरह से एक रहस्य बनाया गया और अधिकारियों को हैरान कर दिया, गांव वालों को सचेत कर दिया और अंततः केस को हमारे सोच विचार के लिए प्रस्तुत कर दिया। ये सब कुछ तो सर चार्ल्स की मौत के बारे में था। आप इसमें शैतानी दुष्टता को देख सकते हैं। असली खूनी के लिए कोई केस बनाना लगभग असंभव ही होगा। उसका अकेला सह अपराधी वो था जो उसको कभी भी नहीं पकड़वा सकता था। जिस अकल्पनीय विलक्षण यंत्र का सहारा लिया गया था वो उसको और ज़्यादा असरदार बना देता है। इस केस से संबंधित दोनों ही स्त्रियां मिसेस स्टेपलेटन और मिसेस लॉरा लेंस को ही स्टेपलेटन के प्रति संदेह था। मिसेस स्टेपलेटन को पता था कि वो बूढ़े आदमी के लिए कुछ चाल चल रहा है। उसे खूंखार जानवर की मौजूदगी के बारे में भी पता था। मिसेस लेंस को इन दोनों ही चीज़ों के बारे में नहीं पता था, लेकिन वो टाली गई मुलाकात के ठीक समय पर हुई मौत से प्रभावित थीं। ये बात सिर्फ उनको ही मालूम थी। दोनों ही उसके प्रभाव में थीं, लेकिन उनसे उसको कोई डर नहीं था। उसकी योजना का पहला आधा भाग पूरा हो चुका था, लेकिन मुश्किल काम अभी बाकी था। ये पॉसिबल है कि स्टेपलेटन को जायदाद के वारिस के कनाडा में होने की बात मालूम ना हो। अलबत्ता वो इसके बारे में अपने मित्र डॉक्टर मॉर्टिमर से सुनता। उसके बाद में सारा ब्यौरेवार वर्णन हेनरी बास्करविल्स के आने के बारे में दे दिया। स्टेपलेटन का पहला विचार ये था कि इस कनाडा से आने वाले युवक को डेवोनशायर आने से पहले ही लंदन में मौत के घाट उतार दिया जाए। वो अपनी पत्नी पर पहले विश्वास नहीं करता था। वो उससे ज़्यादा वक्त के लिए अपनी आंखों से दूर नहीं रख सकता था। उसे डर था कि वो कहीं उसके प्रभाव से बाहर ना निकल जाए। इसी वजह से वो उसे अपने साथ लंदन लेकर आया। वो दोनों क्रेवन स्ट्रीट पर मैक्स बोरो प्राइवेट होटल में ठहरे। ये वही होटल था जहां मेरा एजेंट प्रमाण ढूंढने गया था। यहाँ उसने अपनी पत्नी को कमरे में बंदी बनाकर रखा था। वो स्वयं दाढ़ी वाला भेष बनाकर डॉक्टर मॉर्टिमर का पीछा करता हुआ बेकर स्ट्रीट तक गया, फिर स्टेशन गया और फिर नॉर्थम्बरलैंड होटल। उसकी पत्नी को उसकी योजनाओं की थोड़ी भनक तो थी, लेकिन उसको अपने पति से डर था।
जो बहुत बेरहम था। वो उस आदमी को लिखने का जोखिम नहीं उठा सकती थी जिसकी जान खतरे में थी। अगर वो पत्र स्टैपलेटन के हाथों पड़ जाता तो उसकी जान ही सुरक्षित न रहती। इसलिए जैसा कि हम जानते हैं कि उसने अखबार में से जल्दी से वो शब्द काटे जिससे वो संदेश दे सकती थी और राइटिंग छुपा करके वो पत्र लिखा। वो पत्र जमींदार को मिला और उसको खतरे की पहली सूचना मिली। स्टैपलेटन के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो सर हेनरी के पहनावे की कोई चीज़ पाए। अगर वो उस कुत्ते का प्रयोग करना चाहता है तो कुत्ते को पीछे भगाने के लिए कोई चीज़ होनी ज़रूरी थी और इसके लिए वो तुरंत इस काम में लग गया। हमें बिल्कुल भी शक नहीं कि जूतों के लिए होटल के नौकर या नौकरानी को अच्छी तरह रिश्वत दी गई हो। इस योजना के लिए इत्तेफाक से जो जूता उसके लिए हासिल किया गया वो एक नया जूता था, इसलिए उसके मतलब के लिए बेकार था। तब उसने उसको वापस कराया और दूसरा मंगवाया। ये एक अजीब घटना थी। मेरे मन में ये नतीजा यकीनन रूप से निकला कि हम एक वास्तविक खूंखार जानवर को भुगत रहे हैं। पुराने जूतों को पाने की चिंता का और कोई कारण नहीं हो सकता था। नए जूते के लिए ऐसी अवहेलना भरी घटना जितनी ही विचित्र और भोंडी होगी उसको उतनी ही बारीकी से परखना चाहिए। वो मसला जो मामले को ज़्यादा पेचीदा बनाता हो। जब सही तरह से विचार किया जाता है और वैज्ञानिक तरह से हल किया जाता है तो वही सबसे ज़्यादा स्पष्टीकरण करता है। दूसरे दिन मॉर्निंग में हमारे दोस्त हमसे मिलने आए। स्टैपलेटन टैक्सी से उनका सदा पीछा कर रहे थे। हमारे कमरों का पता और मेरी शक्ल की पहचान से और अपने आम व्यवहार से मैं इस बात पर सोचने को मजबूर होता हूँ कि स्टैपलेटन सिर्फ इसी एक बास्करविल मामले से ही सीमित नहीं होगा। ये अनुमान करते हैं कि पिछले 3 सालों में वेस्ट काउंटी में 4 बड़ी चोरियां हुई जिसमें कोई भी अपराधी नहीं पकड़ा गया। इसमें जो अंतिम चोरी जो फोकस्टोन कोर्ट में मई के महीने में हुई उसमें दुल्हन की सहायता करने वाली की बड़ी निर्दयता से पिस्तौल से मार दिया गया था, जिसमें अकेले और नकाबबंद चोर ने सबको चकित कर दिया। मुझे बिल्कुल भी शक नहीं कि स्टैपलेटन ने अपने घटते हुए साधनों के लिए इस तरह के लोगों की भर्ती की। वो कई साल से एक हताश और खतरनाक आदमी रहा। उस दिन सुबह हमने उसके साधन की तत्परता का उदाहरण मिला जब वो हमसे किसी खूबी से बच निकला और उसकी गुस्ताखी का भी जब उसने टैक्सी ड्राइवर से मेरा नाम मुझको ही भेजा। उस पल से उसकी समझ में आ गया कि ये केस मैंने लंदन में ले लिया है और अब उसके लिए वहाँ उसको कोई अफसर मिलने वाला नहीं। वो डार्टमूर वापस आ गया और जमींदार के वापस आने का इंतजार करने लगा। मैं बोला, 1 मिनट, इसमें कोई शक नहीं कि आपने घटनाओं का क्रम सही सही बताया, लेकिन एक विषय है जो आपने नहीं सुझाया। जब उसका मालिक लंदन में था तब खूंखार जीव का क्या हुआ? मैंने इस पर भी ध्यान दिया और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात का कोई सवाल नहीं उठता था कि स्टैपलेटन का कोई विश्वास पात्र नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी योजनाओं को कभी पूरी तरह से उसके साथ बांटकर कभी अपने को उसके अधिकार में नहीं रखा। मेरी पेट हाउस में एक अजीब नौकर था जिसका नाम एंथोनी था। उसका रिलेशन स्टैपलेटन के साथ कई सालों तक पता किया जा सकता है। इसके पहले जब वो स्कूल में मास्टर था उसे ज़रूर पता रहा होगा कि उसका मालिक और मालकिन वास्तव में पति पत्नी थे। यह आदमी गायब हो गया है और देश से फरार है। ये संकेत मिलता है कि इंग्लैंड में एंथोनी एक प्रचलित नाम नहीं है, लेकिन पूरे स्पेस में एंटोनियो है और स्पेनिश अमेरिकन दोनों देशों में भी। वो आदमी मिसेस स्टैपलेटन की अच्छी तरह इंग्लिश बोलता था, मगर कुछ तुतलाहट के साथ। मैंने खुद उस आदमी को ग्रिम्पिन मायर की खाई में उस रास्ते पर जाते हुए देखा था जिसको स्टैपलेटन ने चिन्हित किया था। इसलिए यह बहुत संभव है कि मालिक की गैर हाजिरी में वो कुत्ते की देखभाल करता था, लेकिन उसको कभी ये पता नहीं होगा कि कुत्ते को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टैपलेटन बाद में डेवोनशायर को चले गए जहां वो सर हेनरी और आपसे मिल गए। अब एक शब्द इस बारे में यह है कि मैं उस वक्त कहाँ रह रहा था। शायद ये आपको याद होगा कि जब उस कागज़ का निरीक्षण किया गया जिस पर प्रिंटेड शब्द चिपकाए गए थे, मैंने उस पर वाटरमार्क के लिए करीब से निरीक्षण किया। ऐसा करते वक्त मैंने अपनी आंखों के पास इसे 3-4 इंच की दूरी पर रखा। मुझे कागज़ से सफ़ेद जस्मीन इत्र की भीनी सी खुशबू का एहसास हुआ। 75 तरह की खुशबू हैं।
एक क्रिमिनल एक्सपर्ट के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वो उनको एक दूसरे से अलग अलग पहचान सके। मेरे निजी एक्सपीरियंस में से एक से ज़्यादा बार केस इनकी शीघ्र पहचान पर आधारित है। इत्र की पहचान ने मुझे सुझाया कि कोई जेंटलमैन महिला मौजूद है और मेरे विचार पहले से ही स्ट्रेपलेटिन की ओर घूमने लगे। इस तरह मैंने खूंखार जानवर के होने का निश्चय पक्का किया और गुनाहगार अपराधी का अनुमान वेस्ट काउंटी जाने से पहले ही लगा लिया था। स्टेपलेटन पर निगरानी रखना मेरी चाल थी, लेकिन यह साफ था कि तुम्हारे पास रहकर मैं ये नहीं कर सकता था, क्योंकि वो चतुराई से अपने को बचा कर रखता। इसलिए जब मेरी लंदन में होने वाली उम्मीद थी, तब मैं सबको तुमको धोखा देकर चुपके से यहां आ गया। मेरी अपनी मुसीबतें ज़्यादा नहीं थी जितनी कि तुम कल्पना करते हो। ऐसी छोटी मोटी बातों से केस की तहकीकात में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। ज़्यादातर मैं कोम्बे ट्रेसी में रुका। जब घटना स्थल के पास मेरी मौजूदगी आवश्यक होती, तब मैं दलदल वाली झोपड़ी का इस्तेमाल करता। कॉर्टराइड मेरे साथ आ गया था। गांव के छोकरे के वेश में वो मेरे बहुत काम का था। मैं अपने खाने और साफ कपड़ों के लिए उस पर डिपेंडेंट था। जब मैं स्टेपलेटन के ऊपर निगरानी रखता था, तब कॉर्टराइट तुम्हारे ऊपर निगरानी रखता था। इस तरह मैं ज्यादातर सब सूत्रों के डोरों के ऊपर अपनी उंगलियां रख सकता था। मैं तुमको पहले ही बतला चुका हूं कि तुम्हारी रिपोर्ट मुझे जल्दी मिल जाती थी। ये तुरंत ही बेकर स्ट्रीट ऑफिस से कोम्बे ट्रेसी को भेज दी जाती थी। ये मेरे बड़े काम आती थी, खास तौर से संयोग से वो जिसमें स्टेपलेटन की जीवनी थी। मैं आदमी और औरत की पहचान पक्की कर पाया और मैं अपनी वास्तविक स्थिति को पहचान पाया। भगौड़े सजाए याफ्ता अपराधी के कारण केस काफी जटिल हो गया था। उसके और बारीमोर के रिश्ते के कारण भी ये भी तुमने बड़ी सफलतापूर्वक स्पष्ट कर दिया। पहले से ही मैं इसे अपनी सोच विचार से इस नतीजे पर पहुंच चुका था। जिस वक्त तुमने मुझे दलदल पर पहचाना, तब तक मुझे इस मामले की पूरी जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन मेरे पास ऐसा केस नहीं बना था कि मैं कोर्ट के सामने पेश कर सकूं। यहां तक कि स्टेपलेटन का सर हेनरी की जान पर वो प्रयास जिसमें उस अभागे अपराधी की मौत हो गई, हमारे आदमी को मारने की कोशिश में कुछ साबित नहीं कर सकता था। दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता था सिवाय इसके कि उसे रंगे हाथ पकड़ा जाए। ऐसा करने के लिए हमें सिर्फ सर हेनरी को अकेले असुरक्षित एक प्रलोभन की तरह इस्तेमाल करना था, और हमने किया भी ऐसा ही। अपने मुवक्किल को एक गंभीर सदमा पहुंचाकर हम अपना केस सफलतापूर्वक कर पाए और स्टेपलेटन को उसकी बर्बादी तक पहुंचा पाए। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि सर हेनरी का इस पर अनाश्रित होना मेरे केस और मैनेजमेंट के लिए एक शर्म की बात थी, लेकिन यह जानवर इतना खतरनाक और हैरानजनक होगा, मैंने इसका अंदाज़ा नहीं लगाया था। और हम ये भी नहीं बता सकते थे कि कोहरा छा जाएगा, जो इतने कम वक्त में हम पर हमला करने में मददगार होगा। हम अपने मकसद में कामयाब तो हुए, लेकिन हमें एक कीमत चुकानी पड़ी। डॉक्टर मॉर्टिमर ने मुझे सांत्वना दी कि यह नुकसान कुछ समय के लिए ही होगा। एक लंबी यात्रा से मेरे मित्र की सारी कोशिकाएं और उनकी भावनाएं भी दोबारा ठीक हो जाएंगी। युवती के लिए उनका प्रेम गहरा और निष्कपट था। उनके लिए इस काले कारोबार का सबसे दुखद पहलू ये था कि युवती ने उनके साथ छल किया। अब सिर्फ ये बतलाना बाकी रह जाता है कि उसने पूरे मामले में क्या किरदार अदा किया। इसमें कोई शक नहीं हो सकता है कि वो उस पर स्टेपलेटन का बहुत प्रभाव था, जो या तो प्रेम के कारण या फिर डर की वजह से हो सकता है, या फिर दोनों कारण, क्योंकि दोनों मनोभाव परस्पर विरोधी भाव नहीं है। उसकी आज्ञा से उसने उसकी बहन बनने की अनुमति दी, लेकिन जब उसने उसकी हत्या करने में सीधा सहभागी बनाना चाहा, तो उसको अपने प्रभाव की सीमाओं का ज्ञान भी हो गया। बिना अपने पति को बतलाए वो सर हेनरी को आगाह करना चाहती थी, और उसने बार बार किया भी। स्टेपलेटन तो ईर्ष्या करने में समर्थ था। जब उसने जमींदार को युवती पर डोरे डालते हुए देखा, तो हालांकि ये उसकी योजना का हिस्सा था, लेकिन फिर भी वो गुस्से से आग बबूला हुए बिना नहीं रह पाया। इससे उसके स्वार्थपूर्ण व्यवहार के भीतर चालाकी से छिपी कोई क्रोधित आत्मा का भी ज्ञान होता है। उनकी नज़दीकियों को बढ़ावा देकर वो ये तय करना चाहता था कि सर हेनरी जल्दी जल्दी मैरीपेट हाउस पर आएं और उसको देर सवेर वो मौका मिल जाए जो वो चाहता था। खास पॉइंट के आने के दिन जब संकट आने वाला था, उसकी पत्नी उसके विरोध में आ गई।
उसने अपराधी की मृत्यु के बारे में सुन लिया। उसे यह भी पता था कि खूंखार जानवर को जिस शाम सर हेनरी उसके घर रात डिनर पर आ रहे हैं, तब बाहर के घर में रखा जा रहा है। उसने अपने पति पर अधिक जोर डाला कि वो अपने कत्ल के इरादे से हट जाए। एक भीषण टकराव पैदा हो गया, जिसमें उसने दिखा दिया कि उसके प्रेम में एक प्रतिस्पर्धी भी है। उसका प्यार एक पल में तीखी नफरत में बदल गया। उसको लगा कि वो उसे धोखा दे देगी, इसलिए उसने उसे खंभे से बांध दिया, जिससे वो सर हेनरी को चेतावनी नहीं दे पाई। उसे पूरा भरोसा था कि वो अपना काम होने के बाद अपनी पत्नी पर पुनः अधिकार जमा लेगा। जब सारा गांव जमींदार की मौत का जिम्मेदार उनके परिवार पर लगे अभिशाप को मान लेगा, और सब ऐसा जरूर मानेंगे, तो वो जो कुछ जानती थी उस पर खामोश हो जाएगी और वो अपनी पत्नी को दोबारा हासिल कर लेगा। जो भी हो, मेरे अनुमान से इस मामले में उसने एक भूल कर दी। अगर हम वहां नहीं होते तो भी उसकी बर्बादी निश्चित थी। स्पेनिश महिला ऐसी चोट को आसानी से माफ नहीं करती। माय डियर वॉटसन, अब मैं अपने नोट्स को देखे बिना इस अजीब केस का और अधिक विवरण नहीं दे सकता। मैं नहीं सोचता कि कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट ऐसा नहीं जो मैंने साफ नहीं किया हो। वो सर हेनरी को खूंखार जानवर को हवा बनाकर इतना नहीं डरा सकता था कि वो मर जाए, जैसा कि उसने बूढ़े अंकल के साथ किया था। जानवर आधा भूखा और भयानक था। अगर उसकी शक्ल देखकर वो नहीं मरा तो कम से कम वो पैरालाइज तो हो ही सकता था। कोई शक नहीं, सिर्फ एक समस्या रह जाती है। अगर स्टेपलेटन उत्तराधिकारी बनता है, तब वो ये कैसे साफ कर पाता कि वो जायदाद के इतने पास किसी दूसरे नाम के साथ बिना घोषणा किए हुए कैसे रह सकता था? वो बिना संदेह और जांच पड़ताल के जायदाद पर हक का दावा कैसे कर सकता था? ये एक विकट समस्या थी। मुझे डर है कि आप ज्यादा प्रश्न और उम्मीद करते हैं कि मैं समाधान निकालूं। भूत और भविष्य मेरी पड़ताल के दायरे में है, परंतु मनुष्य भविष्य में क्या करेगा, इस सवाल का उत्तर दे पाना मुश्किल है। मिसेस स्टेपलेटन ने अपने पति को इस समस्या पर बहस करते हुए कई बार सुना था। सिर्फ 3 रास्ते मौजूद थे। वो साउथ अमेरिका से इस जायदाद का हक मांग सकता था और ब्रिटिश अथॉरिटी के समक्ष अपनी पहचान बतलाकर और बिना इंग्लैंड आए हुए ही जायदाद की धन संपत्ति का मालिक बन जाता, या फिर किसी को सहभागी बनाकर उसके पहचान के सबूत के कागजात पेश करके उसे जायदाद का वारिस बनाकर जायदाद की आमदनी का कुछ हिस्सा रख लेता, या फिर वो एक भेष बनाकर इंग्लैंड थोड़े वक्त के लिए रहता। हम उसके बारे में जितना जान पाए हैं, उससे तो माय डियर वॉटसन यही कह सकते हैं कि वो कोई ना कोई रास्ता तो निकाल कर समस्या का हल जरूर कर ही लेता। माय डियर वॉटसन, हम अब कई सप्ताह तक गंभीर काम कर चुके हैं। अब एक शाम हम अपने ख्यालों को किसी ज़्यादा रंगीन दिशा में लगा सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि मेरे पास ले ह्यूगेनो के लिए एक बॉक्स का टिकट है। क्या आपने डी रेज़के के बारे में सुना है? क्या मैं आपको आधे। तो ये थी आज की कहानी। आपको शर्लक होम्स की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली कहानी में।